आज हम लोग दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जानने के पहले हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानेंगे। पोटेंशियल एनर्जी से आप पहले से परिचित हैं। अगर किसी स्प्रिंग को कंप्रेस किया जाए तो उसको कंप्रेस करने में जो वर्क होता है वो उसमें स्टोर हो जाता है एज ए पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर आप ले जाते हैं तो उसमें भी आपको वर्क करना पड़ता है और वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। मान लीजिए कि कोई चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, और दूसरा चार्ज जो क्यू नॉट है, टेस्ट चार्ज बहुत छोटा लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। उसको पास लाने पर ये अपनी जगह से डिस्टर्ब नहीं होगा, ये मान के चल रहे हैं क्यू नॉट इज एक्सट्रीमली स्मॉल। तो इसको जब आप यहाँ से ऐसे पास में लाएंगे तो इसका रिपल्सिव फोर्स जो होगा वो इसको वापस करेगा, ढकेलेगा। जैसे जैसे ये पास आएगा, क्यू नॉट यहाँ पहुँचेगा, तो उसका जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो इधर की ओर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, और इसके अगेंस्ट आप इसको ले जाओगे। तो ले जाने में आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। फील्ड में इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्प्रेड है चारों ओर, इसमें हर एक पॉइंट पर कोई अगर आप चार्ज रखते हैं अदर चार्ज, तो उस पॉइंट पर उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है। अब अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाएं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा है, यहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी, इस पॉइंट को अगर हमने ए नाम दिया हुआ है तो यू ए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, दूसरे पॉइंट को हमने बी नाम दिया है, यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी यू बी हो जाएगी। जब ये चार्ज यहाँ पे आएगा, खाली है तो कोई पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन क्यू नॉट को आप यहाँ पर लाएंगे तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क जो आप करेंगे वो पाथ इंडिपेंडेंट होगा, यानी रास्ते की लंबाई पे निर्भर नहीं करेगा, वो केवल इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस पर निर्भर करेगा। यहाँ पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी, अब क्यू नॉट को रखते हैं तो उन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगी। अब जाहिर है कि कुछ पॉजिटिव वर्क करेंगे, जैसे आप सीधे लाते हैं यहाँ से, W2 वर्क हुआ, तो ये वर्क कितना हुआ, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर। यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी हाई होगी और यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी दूर में कम होगी, और पास लाने में पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है उसी के बराबर आपने वर्क किया है। इधर से लाएंगे तो भी W1 की वैल्यू भी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगी, UB माइनस UA। ये दोनों वर्क डन इक्वल ही होंगे। किसी भी इर्रेगुलर पाथ से आप यहाँ पर लाएंगे, वर्क डन बराबर ही होंगे। W3 वर्क डन जो होगा अगले पाथ से, वो भी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फाइनल पोजीशन माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। तो वर्क डन डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, रास्ते पर निर्भर नहीं करता है। अगर जहाँ से चले थे वहीं पर चार्ज को ले आए घुमाकर, ऐसे क्यू नॉट को ऐसे लेके जाइए और यहीं पे ले आइए, तो वर्क डन 0 होगा। वर्क डन ओवर ए क्लोज्ड पाथ विल बी 0। ऐसी सभी फील्ड्स, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में भी यही होता है, वर्क डन ओवर ए क्लोज्ड पाथ 0 होता है, और मैग्नेटिक फील्ड में भी यही होता है, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यही होगा। वर्क डन ओवर ए क्लोज्ड पाथ 0 होता है, इसलिए ये फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड कहलाती है। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। अगर आप हाई एनर्जी वाले, पोटेंशियल एनर्जी वाले पॉइंट्स पे ला करके किसी फ्री चार्ज को छोड़ देते हैं, फ्री कर देते हैं, अब आप यहाँ पर लाते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी UB थी और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी UA है, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर है इससे, क्योंकि आप इधर लाने में इसमें एक्स्ट्रा वर्क करते हो। तो अगर आप यहाँ ला करके चार्ज को फ्रीली छोड़ देते हो तो इसके रिपल्सन की वजह से ये वापस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जगह की वजह से वापस भागेगा और काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। तो जितना यहाँ से आने में पोटेंशियल एनर्जी इसने गेन की थी
UB माइनस UA वही एज ए काइनेटिक एनर्जी रिलीज होगी। आप कह सकते हो हाफ mv² के फॉर्म में। तो इधर लाने में वर्क होगा, छोड़ देंगे तो ये तेजी से जाएगा एक्सेलरेशन के साथ और काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। जबकि लाने में आप इतनी स्लोली लाते हो Fe फोर्स के अगेंस्ट कि वो काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं करता है, केवल पोटेंशियल एनर्जी गेन करता है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है उसमें किसी भी पॉइंट पे अगर कोई चार्ज रखा जाएगा तो उसकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। ओके, अब हम लोग देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट्स हैं A और B। यदि हम किसी टेस्ट चार्ज को B से A की ओर ले जाते हैं, U0 टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में दिखा रहा हूँ, इधर की ओर लाएंगे तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का, A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को हम सिंबल VAB लिख दे रहे हैं यहाँ पर। पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? वर्क डन फ्रॉम B टू A अपॉन चार्ज कैरीड। तो जितना चार्ज हमने कैरी किया उसी से डिवाइड कर दिया, ये हो गया वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो B से A तक लाने में जो चार्ज को कैरी करने में जो वर्क डन होगा पर यूनिट चार्ज, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ऑब्वियस है कि इधर की ओर वर्क डन पॉजिटिव है, आपने ज्यादा वर्क किया है तो यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा होगा। यानी अगर हम यहाँ का एब्सोल्यूट पोटेंशियल VA से दिखाते हैं, यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल VA है और दूसरे पॉइंट का VB है, तो VA का पोटेंशियल यहाँ पे ग्रेटर होगा, ये वाला ज्यादा है, और B पर पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी और पोटेंशियल भी कम होगा। तो इस तरह से ये पोटेंशियल ज्यादा है। इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वर्क डन, अगर ये वर्क डन पॉजिटिव है तो ये ज्यादा होगा। किसी पॉइंट पे पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी की तरह ही पोटेंशियल जो वोल्टेज है, पोटेंशियल है, वो भी इन्फिनिटी पर हम जीरो लेकर चलते हैं। एट इन्फिनिटी, अगर हमारा B पॉइंट इन्फिनिटी पर हो तो यहां पर एट इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल होता है वो हम जीरो मानते हैं। एट इन्फिनिटी पोटेंशियल जीरो है, ठीक है। तो यहां से अगर हम कोई चार्ज को यहां पर लाते हैं, किसी भी रास्ते से ला सकते हैं पर मैं इसे स्ट्रेट दिखा रहा हूं, इस पॉइंट पे लाएंगे तो वर्क डन कितना होता है? मान लीजिए वर्क डन इन्फिनिटी टू A आपको पता है, आपने कैलकुलेट कर लिया है। देन बाय डेफिनेशन potential at A minus potential at infinity equal to work done from infinity to A upon charge carried। और वो टेस्ट चार्ज जो आप कैरी कर रहे हो उसको हम Q0 पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहां से यहां तक ला रहे हैं। तो जो वर्क डन होगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इस पे लगेगा, वो उधर की ओर फोर्स लग रहा है पर आप इसको फील्ड में ला रहे हो, फील्ड के अपोजिट। फील्ड की डायरेक्शन ये आपको दिखाई गई है, फील्ड के अपोजिट लाएंगे, या आप कोई चार्ज लेके भी यहाँ पे बता सकते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है दूसरा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, फिर भी आप ला रहे हो। तो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज जो होगा दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस दिस। पर इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या है? जीरो है। तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज वर्क डन इन कैरिंग unit positive charge from infinity to that point. Work done per unit charge from infinity to that point is called the potential of that point. Okay, VA का पोटेंशियल पता चल जाता है इस तरह। अब इसको अगर हम वर्क डन को कैलकुलेट करके यहाँ पे रख दें तो हमें एक फॉर्मूला मिल जाएगा पोटेंशियल एट r distance from this charge. Let us consider a source charge plus Q, and we are to calculate
द पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज एट हियर, मान लीजिए पॉइंट ए है और यहाँ पर आपको पोटेंशियल निकालना है, वोल्टेज निकालना है कितनी है। तो ये पॉइंट की डिस्टेंस आप मान लीजिए कि ये आर ए है इस पॉइंट पर। तो कैसे निकालेंगे कि आप इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में किया गया वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कितना है वो तो 0 होता ही है। अब यहाँ पर से आप चार्ज को चला करके किसी भी रास्ते से यहाँ तक लाते हैं। तो मान लीजिए चार्ज चलते 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 जहाँ पे पहुँचा था वो जगह है यहाँ पर आर डिस्टेंस पर। किसी टाइम पर इंटरमीडिएट पोजीशन पे आर पोजीशन पे आर कोई वेरिएबल है। तो यहाँ पर जब चार्ज है क्यू नॉट तो उस पर फोर्स किधर लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन जो वेक्टर फॉर्म है वो इधर की ओर, दैट रिपल्सिव फोर्स टू दिस चार्ज। और अब ये चार्ज जो है आप कैरी करोगे तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा इधर की ओर, एक्सटर्नल फोर्स जस्ट अपोजिट टू द रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, तो वर्क डन फॉर ए स्मॉल डिस्टेंस डी आर, ये आर है तो हम इसे डी आर लेंगे, आर डैश अगर बुक में है तो इसको आर डैश लेंगे, डी आर डैश। तो डी आर इसको डिस्प्लेसमेंट देते हैं। तो वर्क डन आपका कितना होगा, स्मॉल वर्क डन ये मान लेते हैं। एक्चुअल में क्या है कि आपका जो रिपल्सिव फोर्स है इस चार्ज पर वो वेरिएबल फोर्स है। ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है, आपको पता है। तो ये वेरी करता है डिस्टेंस के साथ। तो पास आते जाएंगे चार्ज को लेके तो फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, रिपल्सन स्ट्रांग होगा तो वर्क डन भी सेम डिस्टेंस पे ज्यादा होता जाएगा। तो जैसे जैसे आप 1 सेंटीमीटर चलाते हैं तो जो वर्क डन होगा वो पहले के मुकाबले हमेशा ज्यादा होगा। तो वेरिएबल फोर्स में हमें कैलकुलस अप्लाई करनी पड़ती है। तो स्मॉल डिस्टेंस तक आप मान लीजिए कि फोर्स कांस्टेंट रहा, तो वर्क डन कितना होगा, एफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एफ एक्सटर्नल डॉट प्रोडक्ट डी आर वेक्टर, ये वर्क डन होगा स्मॉल वर्क डन। तो ऐसे बहुत सारे डी आर पीसेस होंगे जिन सब में अलग अलग डीडब्ल्यू वर्क डन हुआ होगा। उन सबको हम इंटीग्रेट कर लेंगे, सम अप कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो उसका तरीका ये होता है, द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन। इस पॉइंट को ए कहा है। कितना हो जाएगा, W इक्वल टू सम ऑफ ऑल द स्मॉल वर्क्स, सबका इंटीग्रेशन, dW का इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट। और अगर हम dW की वैल्यू रखें तो इस तरह से लिखेंगे, F एक्सटर्नल डॉट प्रोडक्ट विद dr वेक्टर फ्रॉम, अब वेरिएबल r की वैल्यूज लिखेंगे, R इन्फिनिटी टू R A। डिस्टेंसेज आर मेजर फ्रॉम दिस चार्ज, यहां से इसकी डिस्टेंस यहां तक और यहां से यहां तक की डिस्टेंस को, पूरी डिस्टेंस इन्फिनिटी थी वहां से यहां तक लाने में किया गया वर्क डन है। डिस्टेंस यहां से मेजर की जा सकती। तो अगर हम आर वेक्टर फॉर्म में बताएं तो आर की डायरेक्शन क्या है, इधर की ओर है। एक्चुअल में डी आर जो वेक्टर है उसकी भी डायरेक्शन दैट वे है, इधर तो नेगेटिव है, इधर इंक्रीज होगा डी आर और इधर डिक्रीज होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो डी आर का अगर हम एरो बनाएं वेक्टर फॉर्म में तो इसका एरो इधर की ओर होगा, दैट वे, और एफ एक्सटर्नल इधर की ओर लगा हुआ है। और ये दोनों जो एफ है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ऊपर मैं लिख देता हूं, जो F है एक्सटर्नल दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ F E। ठीक है, फिर हम यहां पर रिप्लेस कर देंगे इस वैल्यू को। तो वर्क डन क्या मिलेगा, फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर ए, F एक्सटर्नल की जगह माइनस F E इंटू डी आर
डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। अब Fe और Dr के बीच का एंगल, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट हटाऊं तो क्या होता है, इनफिनिटी टू Ra, F इलेक्ट्रोस्टैटिक, Dr मैग्नीट्यूड दोनों का लिखा और दोनों के बीच का कोसाइन का एंगल। तो अब ये वाला फोर्स की मैंने इसकी बात कर रहा हूं, Dr और Fe सेम डायरेक्शन में, इसकी बात नहीं कर रहे हैं आप। Fe और Dr सेम डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल 0 होगा। तो cos 0 1 होता है, तो वो हट जाएगा पिक्चर से। आपको क्या मिलेगा, माइनस F इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटू Dr, बिना एरो बनाए हुए स्केलर में। अब ये इन्फिनिटी से Ra तक कैलकुलेट करना है। तो फोर्स की इंटरमीडिएट पोजीशन पे जो वैल्यू है वो कितनी होती है, वो आप देखें। फोर्स की वैल्यू वो होगी माइनस नहीं, तो फोर्स की वैल्यू रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक चार्ज आपका यहाँ पे प्लस क्यू था, दूसरा चार्ज क्यू नॉट था, और दोनों के बीच का किसी समय पर डिस्टेंस r वेरिएबल था। ये डिस्टेंस तो r², उसका मैग्नीट्यूड लिया हमने, ठीक है, और dr। अब क्यू नॉट लिखना होगा, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इस तरह से ये कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे, माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाएगा, 1/r² का इंटीग्रेशन होगा फ्रॉम इनफिनिटी टू Ra फिक्स डिस्टेंस है ए पॉइंट की। तो इसका इंटीग्रेशन आपको पहले से पता होगा, इंटीग्रेशन 1/r² dr इक्वल टू होता है -1/r। ठीक है, कैसे होता है, इसको आप करेंगे तो r⁻² dr होगा, और एक पावर इसमें ऐड कर दी जाती है r-2 +1, ऊपर करेंगे -2 +1, नीचे लिखेंगे, तो जो आएगा वो क्या आएगा, 1/r⁻1/-1, और इसकी वैल्यू होगी -1/r। तो ये इंटीग्रेशन आपको याद रखना है, यहां पर रख देंगे इंटीग्रेशन, तो आपको मिलेगा -q0 on 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये -1/r इसका इंटीग्रेशन होगा। इस पूरे की वैल्यू है ये, यहाँ पर रख दी गई, और लिमिट्स लगा देंगे इन्फिनिटी डिस्टेंस। ये r की वैल्यूज होती हैं इन्फिनिटी से a तक, Ra तक, और इन वैल्यूज में क्या होता है, ये अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है। अपर लिमिट को पहले यहाँ लिखते हैं, फिर माइनस करते हैं, फिर लोअर लिमिट। बिफोर दैट आप ऐसा करिए कि माइनस और माइनस कैंसिल कर दीजिए, तो ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, आप निकालना है वर्क डन, तो -q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, लेकिन 1/r की लिमिट्स जो हैं वो इन्फिनिटी टू Ra हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पे एल्गोरिथम ये है, जो रूल है कि पहले Ra यहाँ पे लिखेंगे, तो मैं बता दूं, यहाँ पर r की जगह पर Ra आ जाएगा, और माइनस अपनी ओर से साइन लगाना है, और r की दूसरी वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी थी, तो इस तरह से आएगा। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 1/∞ क्या होता है, 0 होता है, q0 on Ra और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वर्क डन है फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। ये आपने क्या किया, वर्क डन कैलकुलेट कर लिया। तो फिर फिगर वापस देखें, ये प्लस क्यू चार्ज था, और इससे Ra डिस्टेंस पर ये पॉइंट है जहां आपको पोटेंशियल बताना है। पोटेंशियल मैंने डिफाइन किया था ए का, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए अपॉन
चार्ज कैरीड, बर्डन पर यूनिट चार्ज। ओके, तो देयरफॉर पोटेंशियल एट ए VA इक्वल टू दिस वर्क डन अपॉन चार्ज कैरीड, ये हो जाएगा चार्ज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन RA। जो Q0 था उसको Q0 से जब आप डिवाइड कर दोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये पिक्चर से आउट हो गया। इस तरह से ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्या वैल्यू आई? आंसर इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन RA। तो किसी चार्ज Q की वजह से RA डिस्टेंस पे बनने वाला ये है। इन जनरल अगर हम R की जगह कोई भी सिंबल कैपिटल R रखेंगे तो यहाँ पर भी आप कैपिटल R यूज करोगे। अगर ये X है डिस्टेंस, देन यहाँ पर X होगा। ठीक है, ओके। अगर ये स्मॉल r है वेरिएबल, तो आप यहाँ पे स्मॉल r रखोगे। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आपको मिल जाता है। तो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा 1/4πε0 Q अपॉन R। अगर ये है ड्यू टू प्लस Q चार्ज, और अगर माइनस Q चार्ज है, ड्यू टू माइनस Q चार्ज जो पोटेंशियल बनेगा वो नेगेटिव होगा। माइनस यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये नेगेटिव चार्ज क्रिएट्स नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक है, प्लस चार्ज प्लस में वोल्टेज बनाता है, प्लस में पोटेंशियल बनाता है, और नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट करता है। पोटेंशियल के फार्मूले में आपने देखा था कि V जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/R आता है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी उसका ग्राफ डिस्टेंस के साथ कम होता जाता है और इस तरह का कर्व आता है। ये 1/R को शो करने वाला कर्व है। जबकि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं किसी पॉइंट चार्ज से बनने वाली, तो वो 1/r² के प्रोपोर्शन होती है। इसका डिक्रीमेंट तेजी से होता है। अगर कोई भी वैल्यू उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की थी तो आप देखेंगे इस तरह से वो शार्पली डिक्रीज होता है। ये 1/r² का कर्व होता है जो तेजी से डिक्रीज होता हुआ दिखता है। ओके, तो आप समझ गए होंगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज दोनों को दिखाते हैं तो जिसका स्लोप इनिशियली तेजी से डिक्रीज होता है 1/r² के टर्म में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्व है। तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्व है और ये वाला वोल्टेज का कर्व है। ओके, तो ये आप समझ गए होंगे। डिस्टेंस इधर में दिखा रहा हूँ। बेसिक डेफिनेशन के हिसाब से पोटेंशियल था बर्डन अपॉन चार्ज, बर्डन पर यूनिट चार्ज। तो इसकी यूनिट होती है जूल और नीचे होती इसकी यूनिट होगी कूलम, और जूल पर कूलम को ही हम लोग वोल्ट्स कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस और ग्रुप ए चार्ज। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी मल्टीपल चार्जेस की वजह से, उसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता था, वैसे इसमें भी अगर कई चार्ज आपके पास हैं तो क्या होगा, Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, तो इन दोनों की वजह से किसी पॉइंट पे या 3 चार्ज हो और भी चार्ज हो, Q3 चार्ज हो, तो किसी एक पॉइंट पे कोई भी पॉइंट P मान लेते हैं, यहाँ पर इसकी वजह से भी पोटेंशियल बनेगा, इसकी वजह से भी पोटेंशियल बनेगा, और इस चार्ज की जो भी डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंगली चार्ज की वैल्यू और डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली यहाँ पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल बनेगा। तो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। टोटल वोल्टेज V होगी एट P, वो होगी V ड्यू टू फर्स्ट चार्ज वोल्टेज या पोटेंशियल ड्यू टू सेकंड चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू थर्ड चार्ज।
तो आप स्टेट इसको ऐसे करते हो कि द पोटेंशियल एट इट ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस विल बी algebraic sum of all the potential due to individual charges। अलग अलग चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल बनता है उन सबका algebraic sum बीजगणितीय योग होता है टोटल पोटेंशियल एट। समझ गए हैं? तो यहाँ पे इनके अलग अलग फार्मूले होंगे। अगर आपको डिस्टेंस पता है R1 R2 R3 तो आप उनके फार्मूले में लिख सकते हो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सभी में आएगा तो इसको हम कॉमन टर्म मान लेते हैं। यहाँ होगा Q1/R1, यहाँ होगा Q2/R2 और यहाँ होगा Q3/R3। अब आपको ध्यान ये रखना है कि अगर कोई चार्ज नेगेटिव है तो उसकी वजह से पोटेंशियल माइनस में बनेगा। ये पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ अगर नेगेटिव नहीं लिखते हैं तो ये चार्ज की यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। Q3 चार्ज नेगेटिव है तो इस तरह से वो घट जाएगा, बाकी ऐड हो जाएंगे।